नूरा की सारी जिंदगी मुशक्कत में बसर हुई थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। जब वो छोटी थी तो उसे पूरे घर को संभालना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ गांव के जमींदार की हवेली में मुलाजमा थी। वो सुबह से शाम तक हवेली के काम में मसरूफ रहती। इस खिदमत के इवज इसे इतने रुपए पैसे मिल जाते थे कि वो अपने 4 बेटों और नूरा का खर्चा उठा लिया करती थी। गांव के जमींदार की हवेली में काम करने का सबब यह भी था कि उसका शोहर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। एक दफा जोर की बारिशें हुई थीं। इन बारिशों के नतीजे में सैलाब आ गया और वो इसी सैलाब की नजर हो गया था। दुनिया से शोहर के चले जाने के बाद नूरा की माँ की मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। वो एक वाहिम्मत औरत थी। उसने फैसला कर लिया था कि हर मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करेगी और बच्चों को इस काबिल करेगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। नूरा चूंकि घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के काम पर चले जाने के बाद वही घर संभालती थी। छोटे बहन भाइयों के लिए खाना पकाना, उनकी देखभाल और घर के दूसरे काम उसी को करना पड़ते थे। माँ और नूरा की मेहनत रंग लाई। नूरा के चारों भाई बड़े हो गए। उन्होंने रोजगार की खातिर शहर का रुख किया और फिर वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शहर से वो माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करते थे। इन पैसों को जमा करके माँ ने नूरा का जहेज तैयार किया और फिर पड़ोस के गांव में एक नौजवान से उसकी शादी कर दी। नूरा का ब्याह हुआ तो वो रुखसत होकर अपने शोहर के घर चली गई। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। उसकी शादी के बाद उसकी माँ ने भी जमींदार के घर काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसके बेटे जो उसे थोड़े बहुत रुपए भेजा करते थे, उनसे गुजारा करने लगी। शादी के बाद नूरा की एक बच्ची पैदा हुई। उसका शोहर पैसा कमाने के लिए परदेश चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। कुछ अरसे बाद उसने परदेश में ही शादी कर ली और वहीं का होकर रह गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अब उसकी बीवी और बच्ची का क्या होगा। इधर शोहर ने नजरें फेरी तो उधर ससुराल वालों के रवैये में भी तब्दीली आ गई और एक रोज उन्होंने भी नूरा को जबरदस्ती घर से निकाल दिया। नूरा के वैसे तो 4 भाई थे, मगर वो अपनी अपनी शादियां करके शहर में ही रहने लगे थे। नूरा पर यह आफत आ पड़ी तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। ले दे के उसकी बूढ़ी माँ ही रह गई थी, जो इस मुश्किल वक्त में उसके काम आई। माएँ ही तो होती हैं जो औलाद का कभी साथ नहीं छोड़ती। उसने नूरा को तसल्ली दी और नूरा अपनी बच्ची के साथ माँ के घर में रहने लगी। नूरा के सामने सबसे बड़ा मसला कुछ कमाने का था, ताकि वो घर का खर्च चला सके और अपनी बेटी को, जो बड़ी होती जा रही थी, पढ़ा लिखा सके। यह उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। वो शहर में होती तो उसके लिए रोजगार का कोई मसला न था। इसे किसी घर या स्कूल में मासी का काम मिल सकता था, या फिर वो कोई छोटी मोटी दुकान भी खोलकर गुजर बसर कर सकती थी। इनके गांव में फाजल नाम का एक जमींदार था। वो भला आदमी था। जब वो छोटा था तो नूरा की माँ उन लोगों की हवेली में नौकरानी थी। उसका बचपन नूरा की माँ की निगरानी में ही गुजरा था। नूरा को किसी ने मशवरा दिया कि वो काम के सिलसिले में अपनी माँ के साथ फाजल के पास जाए। उसकी बहुत सारी जमीनें हैं, शायद वो उसको खेतों पर काम करने के लिए रख ले। नूरा माँ को लेकर फाजल के पास पहुंची और अपनी विपता सुनाकर उससे दरखास्त की कि वो उसे कोई काम दे दे, ताकि वो अपनी बेटी के साथ सुकून से गुजर बसर कर सके। चूंकि फाजल का बचपन नूरा की माँ के सामने ही गुजरा था, उसे अभी तक याद था कि नूरा की माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाया करती थी। उसे जब नूरा की दुख भरी कहानी का पता चला तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में उसके शोहर को बुरा भला कहा, जो उसे और अपनी बेटी को छोड़कर चला गया था और पलटकर खबर तक न ली थी। फाजिल ने थोड़ी सोच विचार के बाद उससे कहा, मैं तुम्हें अपने खेतों पर काम के लिए रख तो लूं, मगर मुझे खदशा है कि इस मशक्कत से तुम घबरा न जाओ। मैंने खेतों पर पानी देने के लिए जो आदमी रखे हैं, मैं उनके काम से मुतमईन नहीं हूँ। वो जान छुड़ाने के लिए खेतों की आसपास की ज़मीन तो गीली कर देते हैं, मगर अच्छी तरह पानी नहीं देते। उसके अलावा वो खाद और जरासीम कश दवाएं भी वक्त पर खेतों में नहीं डालते और ना ही खेतों की सफाई सुथराई पर ध्यान देते हैं। इस वजह से मेरी ज़मीनों पर पिछले साल भी अच्छी फसल नहीं हुई थी और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन आदमियों की निगरानी के लिए रख सकता हूँ। अपनी निगरानी में तुम इनसे काम करवाया करना। नूरा को यह काम बहुत आसान लगा और उसने हामी भर ली। नूरा इस नौकरी के मिल जाने के बाद बहुत खुश हुई थी और उसने काम शुरू कर दिया। जब वो खेतों पर जाने की तैयारी करती तो अपनी बेटी तबदार को अपनी माँ के पास छोड़ देती थी। शुरू शुरू में तो उसने नूरा को बहुत याद किया, मगर जब नूरा ने उसको प्यार से समझाया तो वो समझ गई। नूरा थी तो औरत,
لیکن اپنی ماں ہی کی طرح بہت باہمت تھی۔ فاضل کے کھیتوں میں 10 مزدور کسان کام کیا کرتے تھے اور ان کے ذمے مختلف کام تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ زمیندار نے نورا کو ان کی نگرانی پر رکھا ہے اور انہیں اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا تو انہیں بہت برا محسوس ہوا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے آرام کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پہلے روز تو ان میں سے کسی نے بھی نورا سے بات نہیں کی اور خاموشی اور بے دلی سے اپنے اپنے کام میں لگے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس روز کھیتوں میں کافی کام ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین میں بنائی گئی نالیوں سے آتا تھا۔ ان نالیوں کی حالت کافی خراب تھی، جگہ جگہ کچرا موجود تھا اور بعض جگہوں سے تو وہ بالکل ہی بند ہو گئی تھیں۔ نورا نے کھرپی کی مدد سے ان نالیوں کو خود صاف کیا اور ایک ہفتے میں ہی ان کی حالت بدل گئی۔ مزدور کسانوں نے جب اس کو اپنے ساتھ کام کرتے دیکھا تو ان کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب ہنسی خوشی نورا کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی نورا گھر سے سب کے لیے میٹھے چاول، باجرے کی میٹھی ٹکیاں یا اور کوئی ایسی چیز بنا کر لے آتی۔ اس کے اچھے رویے اور محبت بھرے خوش اخلاق رویے سے کسان مزدور اس کو اچھا سمجھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہترین ماحول بن گیا تھا اور سب ہنسی خوشی کام کرنے لگے تھے۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی فاضل کے کھیتوں میں کام کرتی تھیں، مگر وہ ہر روز کام کرنے نہیں آتی تھیں۔ ان کا کام اس وقت شروع ہوتا تھا جب فصلیں تیار ہو جاتی تھیں۔ وہ فصلوں کی کٹائی وغیرہ کرتی تھیں، مگر نورا صبح منہ اندھیرے کھیتوں پر پہنچ جاتی تھی اور شام تک مصروف رہتی تھی۔ ان لوگوں کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور کچھ ماہ بعد ہی فاضل کی کھیتوں میں مختلف اجناس کے بڑے بڑے پودے لہلہانے لگے۔ یہ منظر فاضل نے بہت سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کامیابی میں نورا کی محنت اور کوششوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سال فصلیں بہت اچھی ہوئیں اور فاضل کو بہت منافع ملا۔ اس نے خوش ہو کر کھیتوں پر کام کرنے والے تمام مزدور کسانوں کو انعام دیا، جس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور آئندہ مزید دل لگا کر کام کرنے کا عہد کیا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نورا کے چاروں بھائی ایک ساتھ آئے اور ماں سے بولے کہ ان کے باپ کا یہ گھر بیچ کر ان کو حصہ دیا جائے۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے اور گھر کو بکوا کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی بہت رقم نورا اور اس کی ماں کو بھی ملی، مگر یہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے گاؤں میں کوئی گھر خرید لیا جاتا۔ جس روز ان کا گھر فروخت ہوا تھا اسی رات ایک افسوسناک بات بھی ہو گئی۔ فاضل زمیندار کے گھر چوروں نے دھاوا بول دیا۔ اس کے تمام گھر والے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور چور تمام زیورات اور نقدی لے کر چلتے بنے۔ فاضل بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی لاکھوں روپے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو ان زیورات اور نقدی کے چلے جانے کا بے حد ملال تھا۔ اس واقعے کی رپورٹ گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی گئی تھی، مگر فاضل کو امید نہیں تھی کہ چور پکڑے جائیں گے۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس واردات کے اگلے روز کی بات ہے، فاضل کے علم میں یہ بات آئی کہ نورا کی ماں نے بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب دونوں ماں بیٹی بے آسرا ہو گئی ہیں۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور بولا، تم لوگ فکر مت کرو، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے، تم لوگ جب تک جی چاہے اس میں رہو۔ دونوں ماں بیٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سامان لے کر فوراً نئے گھر میں آ گئیں۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس میں کشادہ صحن بھی تھا۔ نورا نے جب گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا تو ایک بات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے اسے تقریباً 1 گز زمین ایسی نظر آئی جو تازہ تازہ کھودی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں فاضل کے الفاظ گونج رہے تھے، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب یہ گھر سالوں سے خالی پڑا تھا تو پھر یہاں زمین کون کھود گیا ہے۔ رات کو کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹی تو اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی تابدار گہری نیند سو رہی تھی۔ نورا نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور فاضل کی حویلی جا پہنچی۔ فاضل اپنی بیٹھک میں اداس بیٹھا تھا۔ دولت کے چوری ہو جانے کا اس کی بیوی کو بہت افسوس ہوا تھا اور وہ اس صدمے سے بیمار پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے معالج اسے دیکھ کر گیا تھا۔ فاضل نے جب نورا اور اس کی ماں کو اتنی رات گئے اپنے گھر آتے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ نورا نے اسے کھدی ہوئی زمین کی بابت بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کو اپنے ساتھ لیا اور نورا کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے زمین کھودنا شروع کی۔ زمین کھودنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی کیونکہ زمین کی مٹی بہت نرم اور پولی تھی۔ ابھی انہوں نے 2 فٹ گہرائی سے ہی مٹی نکالی تھی کہ ان کی کدال کسی لوہے کی چیز سے ٹکرائی۔ وہ ایک عجیب سی آواز تھی۔ فاضل اس آواز کو سن کر بہت حیران ہوا۔
मुलाजमों ने कुदाल और बेलचा एक तरफ रखकर हाथों से मिट्टी हटाई। जब मिट्टी हटी तो उन्हें लोहे का एक संदूक नजर आया। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। फाजिल पहचान गया ये संदूक उसी का था और चोर उसमें सामान भरकर अपने साथ ही ले गए थे। उसका मारे खुशी के बुरा हाल हो गया। संदूक में ताला नहीं लगा था, सिर्फ दोनों कुंडियां लगी हुई थीं। फाजिल ने मुलाजमों को एक तरफ हटाकर संदूक का ढक्कन खोला और उसकी हवेली से चोरी शुदा तमाम चीजें उसमें मौजूद थीं। इन चीजों के दरमियान उसे शनाख्ती कार्ड भी मिला था, जिसे उसने खामोशी से जेब में रख लिया और अपने मुलाजमों से बोला, तुम लोग फौरन थाने जाकर इंस्पेक्टर और सिपाहियों को साथ ले आओ। यह मंजर देखकर नूरा और उसकी माँ बहुत हैरान थी। फाजिल ने कहा, नूरा बहन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से हमें यह लूटा हुआ सामान दोबारा मिल गया है। मालिक, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, नूरा ने उलझ कर कहा। फाजिल मुस्कुराकर बोला, इन चोरों ने हमें पहले खाने में बेहोशी की दवा खिलाई, फिर इत्मीनान से हवेली की तलाशी लेकर तमाम चीजें चुरा ली। उन्होंने सोचा होगा कि जब तक पुलिस यह केस बंद नहीं कर देती, इस वक्त तक इस चोरी के माल को मेरे घर में जमीन खोदकर दबा दें, क्योंकि यह बरसों से बंद पड़ा था और यहाँ किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो चोरी का माल निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के साथ वहां आ गया। उसने चोरी के माल का संदूक अपने कब्जे में किया। फिर वह तमाम लोग फाजिल की हवेली में आए। इंस्पेक्टर ने कागज कलम निकाला और नूरा का बयान कलमबंद करने लगा। फाजिल ने उनकी खातर मदारत के लिए एक मुलाजिम से कहा। थोड़ी देर बाद उसका मुलाजिम शरफू एक बड़ी सी ट्रे में चाय और खाने पीने की चीजें ले आया। वह चाय बनाने लगा तो फाजिल ने उसे कहा, शरफू, जब तुम चोरी का माल संदूक में भर रहे थे तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड उसमें गिर गया था, यह देखो। उसके लिए यह बात किसी धमाके से कम न थी। शरफू के हाथ से चाय की प्याली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर उससे पहले कि वो वहां से निकलता, एक सिपाही ने जुस्त लगाकर उसको दबोच लिया। दूसरे सिपाही ने उसके हथकड़ी लगा दी। शरफू के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। फाजिल ने कहर आलूद आवाज में कहा, नमक हराम, तूने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया है। शर्मिंदगी के मारे शरफू के आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उसने अपने दो साथियों का पता भी बता दिया जिनके साथ उसने इस चोरी की मंसूबाबंदी की थी, और वो लोग इस वारदात में शामिल थे। इंस्पेक्टर ने इसी वक्त उनके ठिकाने पर छापे मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। फाजिल की बात ठीक थी। इन लोगों ने यह सोचकर ही इस माल को फाजिल के घर में दबा दिया था कि कुछ अरसे बाद जब सब इस वाक़े को भूल जाएंगे तो इसको खामोशी से वहां से निकाल लेंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। नूरा की वजह से फाजिल की जिंदगी भर की कमाई दोबारा मिल गई थी। उसने अगले रोज नूरा से कहा, नूरा बहन, तुमने हवेली के चोरों को पकड़वा कर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मांगो, इनाम में क्या मांगती हो? फाजिल की बीवी भी वहीं मौजूद थी। उसने कहा, अपने शोहर की सारी कमाई के निकल जाने के गम में मैं तो बीमार पड़ गई थी। शुक्र है कि अब मेरी बीमारी भी दूर हो गई है। नूरा बहन, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फाजिल और उसकी बीवी की बातें सुनकर नूरा बोली, मालिक और मालकिन, हमारे ऊपर तो आप लोगों के इतने एहसानात हैं कि हम मर कर भी उन्हें नहीं उतार सकते। मुझे और मेरी माँ को इस बात की खुशी है कि आपकी चोरी शुदा चीज़ें वापस मिल गई हैं। अल्लाह आपको मजीद इज्जत और दौलत दे। आप गरीबों के बहुत काम आते हैं। ये सब इसी का सिला है। आपने हमें सर छुपाने का ठिकाना दिया, इससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या हो सकता है। उसकी बात सुनकर फाजिल कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, वो घर जो मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया था, आज से तुम लोग उसके मालिक हो। इसके अलावा तुम्हारी बेटी तबदार आज से मेरी बेटी है। मैं ये वादा करता हूँ कि उसकी आला तालीम से लेकर उसकी शादी ब्याह करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अब इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। नूरा और उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और फाजिल को दुआएं देती हुई घर को लौटी। फाजिल ने अपना वादा निभा दिया था। उसने अपने बच्चों के साथ तबदार को शहर भेज दिया, जहां वो दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही है। नूरा को जब फाजिल बताता है कि ताबेदार पढ़ाई में सबसे आगे है तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। उसके दिल से फाजिल और उसके बीवी बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट की सूरत में अपनी राय देना मत भूलें। वस्सलाम।